इस युद्ध में, आप ये भी समझिए। क्योंकि चीन की एंट्री जाहिर सी बात है कि ईरान को ताकत दे रही है और इजराइल के लिए कैसे टेंशन बढ़ा रही है, ये आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। चीन का समुद्री जंगबाज कैसे उतर आया है इसी जंग में, साथ ही साथ शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी लंबाई है 305 मीटर, चौड़ाई है 78 मीटर और इसका कुल वजन है 70,000 टन। और ये ताकत जब समंदर में उतर रही है तो कैसे ईरान के सपोर्ट में ये ताकत सामने आ रही है और कैसे इजराइल की टेंशन बढ़ा सकती है, ये आप जान रहे हैं। चीन का समुद्री जंगबाज है, अच्छी खासी ताकत रखता है, अलग कैपेसिटी रखता है और चीन की तरफ से ये ताकत ईरान के लिए सामने आ गई है। और ये जो जंगबाज है, जंगी जहाज है, इसकी लंबाई है 305 मीटर, चौड़ाई है 78 मीटर और जो वजन है कुल मिलाकर वो 70,000 टन का है। यानी ईरान जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को घेरने की बात कर रहा है, उस ईरान के साथ में अब जुड़ गई है चीन की भी ताकत। इसको लेकर बात हम करेंगे। संजीव सुरोही मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर शाह, अभी तक ईरान अलग अलग प्रॉक्सी देशों की ताकत जुटाकर इजराइल को घेरने की तैयारी कर रहा था और अलग अलग फ्रंट पर उसने अपनी ताकत को बढ़ा दिया था, कह रहा था ऐसा हमला होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब हो गई है चीन की भी एंट्री। चीन की ताकत का ईरान के साथ मिलना कैसे देख रहे हैं आप? ये इससे साफ दर्शाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यानी कि दोनों का एक ऑब्जेक्टिव, ईरान का और चीन का एक कॉमन दुश्मन है, वो है अमेरिका। तो ये सारी ताकतों को साथ में जोड़ देंगे और सिल्क रूट एक और वहां से तैयार करेंगे जहां पे कैसे भी हुक बाय क्रुक कैसे भी अमेरिका को दबाया जाए। तो इसमें अगर चीन की भी एंट्री देखे, कहां पर चीन साउथ पैसिफिक में और कहां पे मिडिल ईस्ट में, कहां पे ये जंग लड़ी जा रही है, ईरान में, ईरान इजराइल कहां पर है। मगर जब चीन की भी एंट्री इसके अंदर होती है तो जाहिर सी बात है, इसमें ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को नीचे दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये ईरान जो है, अब तक कहा था कि सारे फ्रंटों से हमको इजराइल पे अटैक करना है, ये ताकत जुटा था लेबनान से, हिजबुल्लाह की, और हुई थी यमन, ईरान बैक जितने भी हैं, हमास की। तो हर तरीके से इन्होंने सीरिया को भी कन्विंस करने की कोशिश करी। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमारे ऊपर से कोई रॉकेट नहीं जाएगा, कोई मिसाइल नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो हम लोग ज्यादा देंगे। तो ये दूर दराज जाके इन्होंने स्ट्रेटेजिकली देखा कि हाँ, चीन एक ऐसा पार्टनर हमारा बन सकता है जो इसकी बनती नहीं अमेरिका से। तो चीन को भी ऑन बोर्ड लेकर आ गए। अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत भीषण, लंबा चलने वाला और खतरनाक युद्ध होने वाला है ये रास्ता। जिस तरीके से लंबा युद्ध चलेगा और ज्यादा खतरनाक होगा, वो इरादे खतरनाक अभी भी सामने आ रहे हैं। संजीव सिरोही जी, ये जो हालात अभी बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच में, हम पिछले कुछ दिन से लगातार कह रहे हैं कि टेंशन इन दोनों के बीच की है, लेकिन ये टेंशन बाकी देशों को भी प्रभावित कर रही है। ईरान कह रहा है ऐसा युद्ध जो अब तक हुआ नहीं, इतनी ताकत जुटाने का दावा जो अब तक थी नहीं, इसमें हो गई चीन की भी एंट्री। उधर इजराइल की तरफ से क्या होगा इसका पलटवार? अमेरिका तो पहले ही साथ दे रहा है। रत्ना जी, जैसे अभी मेजर मोहम्मद अली शाह ने बताया है कि जो चीन की एंट्री हुई है ये सिर्फ अमेरिका को थ्रेट करने के लिए है और ये चीज़ अभी जो है बहुत जल्दी होगा। अभी इस फैसले पे आना कि बहुत लंबा युद्ध चलेगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ये एक शतरंज की गेम की तरह है। अमेरिका ने अपना जो है फ्लीट मूव कराया है, ऑलरेडी उसका फ्लीट मेडिटेरियन में और रेड सी में था। तो चाइना भी अपना मूव करा रहा है। ये उसी तरीके से है जैसे 1971 की लड़ाई में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजा था, उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना जो है फ्लीट मूव करा दिया। तो अभी ये जो मूव चल रहा है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसमें चाइना का डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का और इजराइल का, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ हर चीज़ के साथ खड़ा होगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चाइना, मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जो है अमेरिका के साथ आ जाएगा। हाँ,
और मुझे ये भी शक है कि ईरान जो है पिछले 2 हफ्ते से जो जिसको सोर्ड रैटलिंग कहते हैं इंग्लिश में, वो अपना जो है दिन पे दिन अब थ्रेट किए जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो भी जो है इतना कुछ फर्क कर पाएगा। हाँ। ये सारी की सारी जो है अच्छा, इसी बीच हो गई है एक और टेंशन की तैयारी। यहाँ ईरान ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी है और धमकी देने के साथ साथ 3 टारगेट की तस्वीर भी जारी कर दी है और तस्वीर जारी करने के साथ धमकी दी है। इजरायली परमाणु ठिकाने को उड़ाने की धमकी यहाँ ईरान की तरफ से दी गई है। यानी ईरान और इजरायल जब एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार और अब इस हमले की शुरुआत भी हो गई है, ऐसे में ईरान ने इजरायल को तबाह करने की धमकी 3 टारगेट की तस्वीर जारी करके दी है। ये अलग अलग टारगेट हैं जिसमें इजरायली परमाणु ठिकाने को भी उड़ाने की धमकी है। ईरान हमले का काउंटडाउन यहाँ पर देखा जा रहा है और कैसे काउंटडाउन अब काम कर रहा है ये भी आप जान लीजिए। ईरान इजरायल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, जिसकी तैयारी उसने पहले से की है अलग अलग देशों का साथ मिलाकर। और ईरान ने इसीलिए 3 ऐसे टारगेट हैं जिनकी तस्वीर भी जारी कर दी है और ईरान ने बताया है कि कैसे इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ सीधे तौर पर 3 टारगेट की तस्वीरें। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान इजरायल पर कभी भी विध्वंसक हमला कर सकता है, जिसका दावा वो पिछले कई दिन से कर रहा है, खासतौर से अब हमास चीफ के मारे जाने के बाद से। साथ ही साथ इजरायल पर अब कभी भी ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा, यानी प्रॉक्सी रेशो का साथ तो वो ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब डायरेक्ट अटैक की भी तैयारी है। हमला रोकने के लिए ईरान पर सारे इंटरनेशनल दबाव जो थे वो नाकाम हो गए हैं, जिसमें अमेरिका ने भी अच्छा खासा दबाव डाला, लेकिन ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं। ईरानी हमले को लेकर इजरायली इंटेलिजेंस का बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। इजरायल पर हमले को लेकर ईरान में 2 फॉर्मूले पर बहस चल रही है। 13 अप्रैल से ज्यादा विनाशक हमला होगा और उसके करने के पक्ष में है IRGC, जबकि ईरानी राष्ट्रपति 13 अप्रैल जैसे बड़े हमले से बचना चाहते हैं। यानी कि 2 तरफा ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ईरान की तरफ से इस हमले के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है विध्वंसक ये हमला होगा, इजरायल को सबसे बड़ा नुकसान और इजरायल की तबाही के लिए ये बड़ा हमला करने की तैयारी। संजीत जी, जो तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है, अभी हमने कहा चीन ने भी साथ दे दिया है, अलग अलग प्रॉक्सी देश हैं, लेकिन अभी ईरान कह रहा है ये जो हमला इस बार होगा ये डायरेक्ट हमला होगा। साथ ही साथ वो टारगेट की हुई जो जगह है उनकी तस्वीर भी जारी कर दी है। अब मेरे जहन में 2 सवाल हैं। एक तरफ तो वो ताकत जुटा रहा है, वो कह रहा है ऐसा हमला हुआ होगा जो अब तक हुआ नहीं, विध्वंसक ये हमला होगा, नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ बर्दाश्त नहीं, इजरायल को नक्शे से मिटा देंगे। दूसरी तरफ मेरा सवाल ये भी, अगर कोई वाकई हमला करने के इरादे से आगे बढ़ेगा तो क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करेगा? वो बताएगा कि मेरा अगला टारगेट ये है, वो बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे हमला कर रहा हूं, या फिर चुपचाप शांत तरीके से बस हमला कर देगा जैसे कि इजरायल करता है? रत्ना जी, ये आपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। ये जो आदमी को कुछ करना होता है, लड़ाई जो है स्ट्रेटेजी से लड़ी जाती है। लड़ाई जो है अपना प्लान बता के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये जो ईरान कर रहा है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। हाँ। 2 हफ्ते से वो सिर्फ थ्रेट करे जा रहा है, डराए जा रहा है बाकी देशों को, इजराइल को, लेकिन इजराइल डर नहीं रहा है, वो टारगेट बता रहा है। आप ये बताओ, जब वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करेगा, वो नॉर्मल उसने अप्रैल के महीने में 200 रॉकेट दागे थे, ड्रोन्स दागे थे, एक भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था इजराइल के ऊपर। तो आप ये सोच रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी देश का, वो जो है इतनी आसानी से जो है ईरान जो उसके ऊपर हमला कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यानी आप कह रहे हैं ये वो वाले बादल हैं जो सिर्फ गरजेंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। और इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान को दे दी है बहुत बड़ी धमकी, इजरायल पर हमला ईरान के अंत का कारण बनेगा। लीजिए, ये जो ईरान अब तक इजरायल के लिए कह रहा था, वो नेतन्याहू ने कह दिया है ईरान के लिए। इन सब के साथ ही IDF मिडिल ईस्ट में भी कहीं भी हमला करने में सक्षम है, ये भी नेतन्याहू ने साफ कर दिया। और साथ ही वो कह रहे हैं जंग हुई तो ईरान नक्शे से मिट जाएगा। यानी सीधे वही लैंग्वेज बोलते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं जो अब तक ईरान की तरफ से सामने आ रही थी। और ये पहली बार ऐसा है जब नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। और जो IDF है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स है, वो किसी भी तरीके से किसी भी जगह हमला करने में सक्षम है। नेतन्याहू ने ईरान को दे दी है ये अब तक की सबसे बड़ी धमकी। मेजर शाह ईरान के रास्ते पर और ईरान के शब्दों पर चलते हुए यहाँ तो नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा ये हमला होगा, ऐसी जंग होगी कि ईरान नक्शे से मिट जाएगा। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल रचना जी। देखिए, जैसे कि मैं पहले बताया कि ये बहुत भीषण युद्ध होने वाली है। कोई
इतना फेमस नहीं होने वाला है दोनों में से, सब पीछे हट रहे हैं। मगर एक बात गौर करने वाली है, इसमें ऑब्जर्वेशन है कि ईरान जो है वो बहुत क्रिटिकल था चीन के उस एरिया में, जो उसकी गतिविधियां थी, जो उसकी एक्टिविटीज थे, वो ईरान क्रिटिकल था। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का दुश्मन है अमेरिका, चीन का दुश्मन है अमेरिका, वो आ गया चीन के साथ मिल गया, ठीक है। और चीन को भी समझ में आता है कि ईरान उसके साथ क्यों मिला है, और अमेरिका को भी शायद ये मालूम होगा कि चीन और ईरान क्यों क्यों मिले हैं। लेकिन क्या इजराइल को ये हम समझ में आ रहा होगा, ये सवाल एक और एक अहम है, क्योंकि वो एक सेकंड सिल्क रोड तैयार करने के इसको ऐसा कह सकते हैं इसको एक तरीके से, क्योंकि जब एक ब्रिंक है एक ऑल आउट वॉर के लिए, तब साउथ पैसिफिक से चीन की इसमें एंट्री होना ये थोड़ा भीषण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये युद्ध, कई लोग कहेंगे, कहीं इस पे आकलन करेंगे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्या ये जाएगा? ये अक्सर एक सवाल, मैं भी कुछ टाइम पहले एक और टीवी चैनल पे था, वो ये मेरे से सवाल पूछा गया था, तो मैं बोला नहीं, विश्व युद्ध तक तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ, शुक्र है इस बात का। लेकिन जी हाँ, जरूर मिडिल ईस्ट, एक गल्फ वॉर 2 या अन्य देशों की इसमें एंट्री। और किसी ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही थी उसी में, एक एनालिस्ट ने, जो मैं उसके बारे में सोचा नहीं था। उसने ये कहा था, रचना जी, अगर आप गौर करेंगे, हमारे सारे दर्शक गौर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। विश्व युद्ध पहला लड़ा था 1914 से 1918 तक, ठीक है, और उसके बाद भी जब चला 1918 के उसके आगे भी चला, मगर शुरुआत हुई थी 1914 में मेन। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से अलग अच्छा था। देखिए, सायरन बज गया है और बड़ी खबर का इंडिकेशन मुझे मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ईरान इजराइल के बीच तनाव को लेकर। ये बड़ा अपडेट, जहां पर इजराइल को अमेरिका बड़ी मात्रा में हथियार देगा। अमेरिका बार बार कह रहा है इजराइल की हम रक्षा करेंगे, इजराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ ईरान को भी चेतावनी दे दी और अब बड़ी मात्रा में हथियार देने की बात भी सामने आ रही है। $19 बिलियन के हथियार देने पर सहमति बन गई है। इजराइल को 50 F-15 लड़ाकू विमान भी मिलेंगे। इसी युद्ध की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। 32,000 से ज्यादा टैंक राउंड देने पर भी मंजूरी बन गई है। 50,000 मोर्टार राउंड भी अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। यानी इजराइल जो कि पहले से काफी ज्यादा सक्षम है, और अब अमेरिका की तरफ से ये जो ऐलान कर दिया गया है वो इजराइल की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यूके, फ्रांस और जर्मनी ने इन सब हालात के बीच में क्या कहा है ये भी जानिए। ईरान और उसके सहयोगी हमले से बचें, ये सीधे तौर पर आप ये कहिए इंडिकेशंस दे दिए हैं कि हमले से बचा जाए। साथ ही साथ इजराइल हमास बातचीत में देरी संभव नहीं है, इस बातचीत को और ज़्यादा जल्दी शांत करा देना चाहिए, यानी कि बातचीत से सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। साथ ही इन देशों का ये कहना है कि शांति की कोशिशें बेपटरी तो फिर ईरान इसके लिए पूरी तौर पर जिम्मेदार होगा। यानी कि यूके, फ्रांस, जर्मनी सीधे तौर पर कह रहा है कि ईरान और उसकी सहयोगी इन हमलों से बचें, और अगर शांति की कोशिशें बेपटरी होती हैं तो ईरान पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार होगा। और ये जो बातचीत है शांति की कोशिश की, ये बहुत जल्द हो जानी चाहिए, इसमें देरी अब पॉसिबल है नहीं। कर्नल संजीत, जो सिचुएशन अभी नजर आ रही है, यूके, फ्रांस, जर्मनी भी सीधे तौर पर हिदायत दे रहा है, अमेरिका उधर इजराइल की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इन सभी देशों का जो रिएक्शन या जो अभी संकेत हैं, इन दो देशों को तो समझ नहीं आ रहे। ईरान और इजराइल को जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। क्या किसी की समझाइश के बाद ये युद्ध रुक सकता है? ऐसे चांसेस हैं क्या? बिल्कुल रुक सकता है जी। और मुझे ये लगता है कि जैसे अमेरिका और बाकी जो 4 कंट्रीज आपने बताई हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली, जो साथ खड़े हैं इजराइल के, और वो ईरान को बोल रहे हैं कि स्टैंड डाउन करने के लिए, लेकिन ईरान फिर भी कह रहा है कि नहीं, इसमें पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है, ये बात जो आप बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। अभी प्रॉब्लम आप ईरान के नज़रिए से अगर आप समझने की कोशिश करें, ईरान की नज़रिए से अभी प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। अगर वो हमला करता है तो मुश्किल, अगर नहीं करता तो और मुश्किल है। और वो सिर्फ जो ये कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है, जो थ्रेट कर रहा है, जो बार बार चेतावनी दे रहा है इजराइल को, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा है कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं, जो उसके बलबूते पर लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हौथीज हैं या हमास है, उनके ऊपर उनका मोराल डाउन ना हो जाए, तो वो बार बार इस चीज को कर रहा है। नंबर दूसरा, वो मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहता है, वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनना चाहते हैं। तो ईरान को बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। ईरान अगर हमला करेगा तो मुश्किल, नहीं करेगा तो मुश्किल। तो ये सबसे बड़ी, और इसका जो आपने सवाल पूछा है कि क्या इसको युद्ध को जो हम सोच रहे कि होने वाला है, क्या इसको रोका, इसका एक ही तरीका है जो अभी अभी
खबर ये आई है कि जो ईरान ने इनडायरेक्टली बोला है कि अगर गाजा में सीज फायर हो जाता है हाँ। और इजराइल जो है सीज फायर के लिए मान जाता है तो हम जो है हमला नहीं करेंगे, ये एक इंडिकेशन दी है। और मुझे लगता है कि इसी के ऊपर शायद जो 15 तारीख को जो इनकी वार्ता होनी है इजराइल की और हमास की सीज फायर के बारे में, हो सकता है इसमें थोड़ा दम हो जाए और ये सीज फायर होना हो भी जाए। चाहिए। अब ये अगर bargaining अभी power भी में हालात इजराइल कंट्रोल में नहीं आते हैं, अगर अभी भी बात नहीं बनती है, तो ये भीषण युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता और जिसका सीधा सीधा सा प्रभाव बाकी देशों पर भी होगा, दुनिया के कई देशों पर होगा। संजीत जी, मेजर शाह, आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईरान इजराइल के बीच में जो टसल है वो लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही है। ईरान और इजराइल के साथ साथ बाकी कई